everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? Already जैसा कि हमें पता है, we have already started with the chapter evolution. ठीक है? और evolution को प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे evidences पेश किए, ठीक है? और उन evidences के बाद ये फैसला हुआ कि yes, evolution हुआ था इस धरती पर, वाकई ही हुआ था, हम मान गए थे, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस की कुछ थ्योरीज और हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज वेल एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लेमार्क थ्योरी, ठीक है? हमने ह्यूगो डे व्रिज थ्योरी को भी डिस्कस किया था, बट आज हम अपने चैप्टर को, अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ह्यूगो डे व्रिज की म्यूटेशन थ्योरी से, ठीक है? इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें, जल्दी से ही देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड कर लेने के बाद जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपसे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और ये जो इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको मिलेगा एक ओटीपी नंबर, और इस ओटीपी नंबर से अपने नंबर को वेरीफाई करवाकर आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज आएंगे, इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स आपका, नीट का कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी क्लास, क्योंकि हम टॉपर बैच के साथ अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तो हमारी क्लास हमें 12th चूज कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब कोर्सेज का जो फी अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज। बट चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं तो क्या होता है, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नॉट ओनली दीज वीडियोज, नॉट ओनली दीज रिकॉर्डेड वीडियोज, यू विल also get our DPP as well as study material on Easily app। तो जल्दी से Easily app को करेंगे डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इधर से हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। और हमारी आज के डिस्कशन में ये रहेगा टॉपिक दैट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एज वेल एज हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके, नाउ सी, in Hardy-Weinberg principle, what we will learn, right? We will see how the mutation came, कौन-कौन से factors होते हैं जो Hardy-Weinberg principle को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, right? चलो, अब इसके बाद एक बार हमने क्या समझा था, हमने ये देखा एवोल्यूशन होता कैसे है। एवोल्यूशन का मतलब सीधा साधा से ये है, नई नई स्पीशीज इस धरती पर कैसे आई, ठीक है? नई नई स्पीशीज मतलब स्पीसिएशन जो है वो कैसे हुआ। ओके, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन? मतलब मेंडल ने क्या बोला, मेंडल कह रही हूँ, डार्विन जी ने क्या बोला था बेटा? डार्विन जी ने ये बोला था कि देयर इज मतलब ओवर प्रोडक्शन के कारण कंपटीशन होता है, दैट कंपटीशन कैन बी इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक, ठीक है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और उस कंपटीशन में कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होती हैं, फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, राइट? उन वेरिएशंस की वजह से वो जो इंडिविजुअल है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, अपने आप को फिट रख पाते हैं, और फिट रखते हुए क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इस अर्थ के ऊपर, ठीक है? अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि ये जो वेरिएशंस हैं इनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा ये, एंड हाउ डू स्पेसिएशन अकर्स? तो पहली बात तो वेरिएशंस आती कहाँ से है, नंबर दो नई नई स्पीशीज पुरानी स्पीशीज से बनती कैसे है, ये सारा है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, राइट? हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि मेंडल टू टॉक्ड अबाउट कि कैसे कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, उसी टाइम में मेंडल का वर्क भी चल रहा था, बट लोगों का ध्यान कहाँ था, डार्विन के वर्क की तरफ ज्यादा था, जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। बट आज हम जानते हैं एट दैट टाइम मेंडल हैड आल्सो टॉक्ड ऑफ inheritable factors. There are some factors which are inherited from parents to their offspring. ठीक है, ये चीज हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है,
ठीक है, ओके, दैट इन्फ्लुएंस करता है फिनोटाइप को। और डार्विन इधर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने हो सकता है उनको पता भी लग गया हो तो इन ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर दिया, या वो क्या रहे, साइलेंट रहे। मतलब डार्विन का साइलेंस कहां पर था, ऑन source of variations Darwin was not able to explain anything। ठीक है, ये चीज हमने थोड़ी सी हमारी प्रीवियस डिस्कशन में भी डिस्कस की थी। ठीक है, ओके, तो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था, देखो ये क्या चला बेटा, कंपटीशन चला। कंपटीशन चलने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो फिट नहीं थे खत्म हो गए। ओके, अब इनमें से क्या हुआ, ये मर गए, ये सरवाइव कर गए। ठीक है, जो फिट थे, जो तेज दौड़ने वाले, जो चीता जैसे ऑर्गेनिज्म मान लो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग वो सरवाइव कर गए। ऐसे हमने जिराफ का एग्जांपल देखा कि इनके अंदर वेरिएशंस आई, कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर किए इन्होंने, किसके थ्रू अक्वायर्ड किए, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ओके, तो जिसकी वजह से हमने बोला कि इनकी गर्दन जो थी वो लंबी हो गई और इनको क्या करना पड़ा, मतलब अब ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर होता गया। ओके, यहाँ हमने बीटल्स की बात की थी कि बीटल्स के अंदर किसी के अंदर वेरिएशंस आई और उन्होंने अपने आप को सरवाइव करने में उनको हेल्प मिली। ये सब डिस्कशंस हम हमारी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ओके, अब इसके बाद बेटा कौन आते हैं, अब इसके बाद फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की बात है। पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का। ही वॉज ह्यूगो डेवरिस। काम इनका किस पे था, इवनिंग प्राइमरोज दिस प्लांट, राइट। Hugo de Vries, based on his work on evening primrose पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, they brought forth the idea of mutations। वहां से Hugo de Vries ने evening primrose पर काम करते हुए एक आइडिया दिया कि भाई वेरिएशंस आ रही हैं, राइट, बट ये जो वेरिएशंस हैं these are sudden change in the genetic material that is known as mutation। तो वहीं से उन्होंने आइडिया दिया किसका, म्यूटेशन का। मतलब लार्ज डिफरेंसेस दे अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। द वर्ड इज सडन, देयर इज नो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे कोई चेंज आ रहा है, एकदम से। हमने ये डिस्कस किया था, खूब सारा शीप का हर्ड है, ठीक है, लॉन्ग लेग्स वाली शीप है, सडनली किसी शीप के अंदर एक म्यूटेशन आ गई, तो वो शीप कैसी बन गई, मतलब सडन उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया और वो जो शीप बन गई दैट इज शॉर्ट लेग्ड एंडकन शीप। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। तो म्यूटेशन थ्योरी देने वाले कौन थे बेटा, ह्यूगो डे व्रीज। काम उन्होंने किस पे किया था, इवनिंग प्राइमरोज पर, राइट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द, मतलब जो ह्यूगो डे व्रीज का जो क्या कहना था वो देखते हैं कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन एवोल्यूशन कॉज करती है, नई स्पीशीज बनती हैं, एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस। जो छोटी छोटी वेरिएशंस हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए लार्ज सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज म्यूटेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन ने किसके बारे में बात की थी, डार्विन ने सिर्फ वेरिएशंस के बारे में बात की थी कि छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को फिट बनाती हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन में इवन इनके बीच में डिफरेंसेस भी समझे थे। ठीक है, तो ये एक तरह से ह्यूगो डे व्रीज को हम रिवाइज कर रहे हैं। म्यूटेशंस कैसी होती है बेटा, रैंडम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लान्ड वे में आएंगी, कहीं भी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाती हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं, राइट। और डायरेक्शन लेस, कोई भी इनकी डायरेक्शन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डे व्रीज। बट जब मैं बात करती हूँ डार्विन की वेरिएशंस की, डार्विन की वेरिएशन स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी सी वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस क्या करती है, डायरेक्शनल होती हैं, एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, ओके, जैसे देखो ये ऑल आर बटरफ्लाइज। ठीक है, इनके अंदर क्या आती है, म्यूटेशन आने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन जाती हैं। ठीक है, तो ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, दैट इज म्यूटेशंस। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है हमारे पिछले चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर हमने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। देयर कैन बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, देयर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ सकते हैं, देयर कैन बी पॉइंट
पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एवरी काइंड ऑफ म्यूटेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है, सडन चेंज हो जाता है किसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, राइट। ओके, एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। तो डार्विन के अकॉर्डिंग तो ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। बट डेवरिस के अकॉर्डिंग म्यूटेशन ने कॉज किया स्पीसिएशन, मतलब नई स्पीशीज का बनना फ्रॉम ओल्ड स्पीशीज, और इसको क्या बोला, इसको बोला सॉल्टेशन। बस यहां से सीधा यहां पे छलांग लगा दी, दैट इज इस छलांग लगाने को क्या बोलते हैं, दैट इज सॉल्टेशन। तो यहाँ भी क्या है, म्यूटेशन एकदम से बड़ी वाली म्यूटेशन आई और सडन, इट इज अ सिंगल स्टेप, एक स्टेप में ही बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, है ना, एक स्टेप में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन। तो ह्यूगो डिवरीज ने इन म्यूटेशन के लिए जो लार्ज है, सिंगल स्टेप म्यूटेशन है, उनके लिए वर्ड है दैट इज सॉल्टेशन, ठीक है। तो स्टडीज इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, जेनेटिक्स इवॉल्व होती गई, मतलब और स्टडीज होती गई, तो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है यस म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखो, ये ग्रीन कलर की बीटल है, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आया जिसकी वजह से इसके अंदर जो कलर वाली जीन थी, कलर देने वाली जीन थी, वो क्या होगी, रेड होगी। ध्यान से देखो इस वाले पोर्शन को, ये क्या होगी बेटा, रेड होगी ये वाली, ठीक है। अब जिसकी वजह से ग्रीन वाली बीटल का कलर कैसा हो गया, धीरे धीरे रेड हो गया, तो ये क्या आ गई बेटा, म्यूटेशन आ गई, राइट। मतलब जेनेटिक मटेरियल ग्रीन कलर बना रहा था, जीन्स ग्रीन कलर की थी, सडनली म्यूटेशन है, रेड कलर की बन गई, ओके। और क्या हुआ, जीन का फ्लो कर जाता है। मान लो ये एक सेट था ग्रुप्स का, बीटल्स का, ये दूसरा सेट है, ठीक है। तो जीन ड्यू टू कुछ रीजन हुआ, बीटल, एक बीटल यहां से यहां आ गई, ग्रीन वाले ग्रुप के अंदर एक रेड वाली बीटल आ गई, ठीक है। तो अब रेड वाली बीटल के आने से क्या हुआ, जीन का फ्लो हो गया। मान लो ये जगह ए थी, ये जगह बी थी, तो बी से ए के अंदर मूव कर गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन का फ्लो कर गया फ्रॉम बी टू ए, राइट, ओके। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये है बाय चांस अगर चेंज आ जाए जेनेटिक मटेरियल में, देन इट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। हम फिर सिलेक्शन प्रेशर, मतलब नेचुरल सिलेक्शन कैसे इफेक्ट करता है जेनेटिक म्यूटेशन को, दैट विल आल्सो वी विल डिस्कस। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल को समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, व्हाट इज जीन फ्लो। तो इन सारी बातें जो हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करती हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम अभी म्यूटेशन थ्योरी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने सारी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन एक बार कर दी, हमने कंपैरिजन भी कर लिया था, और तीनों थ्योरीज के हमने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी क्या थे बेटा, बेसिकली हार्डी वॉज अ मैथमेटिशियन। हार्डी वॉज अ मैथमेटिशियन। क्यों बोलते हैं इसको प्रिंसिपल, ये दोनों साइंटिस्ट थे बेटा, और विनबर्ग क्या थे, एक फिजिशियन थे। विनबर्ग वॉज अ फिजिशियन, ठीक है। तो दिस इज हार्डी, दिस इज वनबर्ग, दोनों क्या है, साइंटिस्ट हैं। हार्डी वॉज अ मैथमेटिशियन, तो उसने एक मैथमेटिकल एक तरह से बोलेंगे कि इक्वेशन दी, किसके अंदर, बायो के अंदर, ठीक है, ओके। अब किसके बारे में थी उनकी सारी जो बातें थी, हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में वन कैन फाउंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन और लोकस, कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं जीन के लोकस की। और ये बोला गया कि फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजेस अलजेब्रिक इक्वेशंस। बेसिकली क्या हुआ, अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करके हार्डी-वनबर्ग ने क्या किया, एक इक्वेशन दी दैट वाज एप्लीकेबल ऑन अ स्मॉल पॉपुलेशन। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अभी बात कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन
ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता है, पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता है, तो जो जीन्स की, जो एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। मतलब ये एक जगह है, मान लो यहाँ पे कोई ए और बी, मान लो कोई जीन है और उनकी एलील्स हैं, बाहर से कोई चीज़ अंदर आई नहीं, अंदर से कोई चीज़ बाहर गई नहीं, तो ये बोला गया कि इस जगह पे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी टोटल जीन्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसी बात को उन्होंने डिस्क्राइब किया थ्रू सम इक्वेशंस। देखो, सबसे पहली बात, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल तब फॉलो करता है, मतलब इट इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो एवोल्यूशन इन ए पॉपुलेशन। इस बात को हाईलाइट करेंगे, व्हेन देयर इज नो एवोल्यूशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है, व्हेन देयर इज, क्या बोला हमने, नो एवोल्यूशन इन द पॉपुलेशन, देन इट वर्क्स। ठीक है, अब देखो, जितने भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, एक सेकेंड, लेट अस चेक पहले। देखो, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल, राइट, पहली बात, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, इस वर्ड को समझो बेटा, व्हाट इज जीन पूल? देखो, ये हमारे पास मान लो एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 20 बीटल्स है। दिस इज अ पॉपुलेशन जिसके अंदर क्या है, 20 बीटल्स है, और इन बीटल के अंदर इनके अपनी जीन्स हैं। ठीक है, हर बीटल के अंदर अपनी एक जीन है। ये एक जगह की पॉपुलेशन है बीटल्स की। सब जीन्स का टोटल ले लो, जितनी भी बीटल्स हैं उन बीटल्स के अंदर जितने भी जीन्स हैं उन सब का क्या ले लो, टोटल ले लो। इट विल बिकम द जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब इनके बीच में जितने भी जीन्स हैं वो सब क्या बन गए बेटा, जीन पूल, जीन पूल। ठीक है, तो दैट इज जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। अब अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल जीन्स और उनकी एलील्स, एलील्स हमें पता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होती है। ठीक है, तो हमने जीन्स ले ली और उनकी एलील्स ले ली। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर क्या है उनका टोटल नंबर, that is known as a gene pool, right? Okay, this is called genetic equilibrium। इसको क्या बोलते हैं, genetic equilibrium। मतलब कहने का ये, बाहर से अगर कोई भी बीटल अंदर आती नहीं, तो मतलब कोई भी जीन एंटर नहीं कर रही नई वाली, ना ही कोई उसकी एलील एंटर कर रही है। यहाँ से अगर कोई भी बाहर जाती नहीं है, कोई भी जीन बाहर नहीं जाएगी, कोई भी उसकी एलील बाहर नहीं जाएगी, तब क्या होगा, इनका जो पॉपुलेशन है, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन हम बोलेंगे किसमें है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसके अंदर जीन्स का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, और जो सम टोटल है ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। ठीक है, चलो और समझो इसको और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल हम उनको P और Q नेम देते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इन अ डिप्लॉयड P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A एंड एलील A। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने क्या करा, हमने ये माना कि इन अ पॉपुलेशन देयर इज एलील, मान लो एक है कैपिटल A, एक है स्मॉल a, राइट। अब क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर दो का सेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, डबल ए या हो जाएगा स्मॉल ए। एक मिनट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो, हमने मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग समझा हुआ है कि देखो, इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि जो जीन पूल है, जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके, दैट मीन्स पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है पॉपुलेशन, राइट।
और सम टोटल जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज है एक पॉपुलेशन के अंदर, हमने ये समझा क्या है, कांस्टेंट है या स्टेबल है ओवर द जनरेशन। इतनी बात हमें क्लियर है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो सेट ऑफ एलील्स हैं, हमारे पास टू सेट्स ऑफ एलील्स है। हमने बोला ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए। फॉर एग्जांपल जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, राइट। तो एक पॉपुलेशन के अंदर इन एलील्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मतलब क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लिखे ए को फॉर एग्जांपल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, तो हमारे पास मान लो ये है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है बेटा, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए की, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये तीन ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, कोई और होते हैं तो बता दो मुझे, कोई और कॉम्बिनेशन है तो बता दो मुझे। मेंडल लॉ हमने बहुत अच्छे से समझे हुए, मेंडल के हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं हमें पता है कि व्हाट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस वन, व्हाट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस रिसेसिव, दिस वन, एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दिस वन, ठीक है। ओके, अब हमें पता है इस पूरी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी को हार्डी-वन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको बाइनोमियल इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। देखो कैसे, let us see. Individual frequencies, for example, can be named P and Q. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele A and allele AA. Frequency of AA individual in a population. अगर हम लिख रहे हैं AA, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम A को P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर मान लो दो कैपिटल A हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं P स्क्वायर। स्मॉल ए के लिए हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर, ठीक है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं 2pq, ठीक है। ओके, सो p स्क्वायर, दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी that an allele A with a frequency of P appears on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of probabilities। मतलब एक A allele के क्रोमोसोम पर, मतलब दो हमें पता है होमोलोगस पेयर होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एलील ए के आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्रोमोसोम्स के ऊपर, दैट इज पी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज पी स्क्वायर। सिमिलरली स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू स्क्वायर, एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन स्मॉल ए कैपिटल ए की है 2pq, ठीक है। ये वाली बात हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ओके। हेंस अगर हम इसको बाइनोमियल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, तो हार्डी-वन प्रिंसिपल ये कहता है कि the allelic frequency of all the alleles in a population remains constant, sum total जो है that is equal to 1। ओके, तो हमने क्या किया, अब ये बाइनोमियल इक्वेशन किसकी है, p प्लस क्यू स्क्वायर की बाइनोमियल इक्वेशन, दैट इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। कहाँ से आ गया ये मैथ्स बायोलॉजी के अंदर? हम तो डरते थे मैथ्स से, और मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए तो हम बायो के अंदर आए थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की, मतलब एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए दैट इज स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल ए दैट इज क्यू स्क्वायर। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ए कैपिटल ए स्मॉल ए, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2pq। सभी का अगर हम प्लस कर दें दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब देखो, ये मान लो पॉपुलेशन थी, उन्हीं 20 बीटल्स की पॉपुलेशन है, इनके अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 वाली कैसी है बेटा, ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक तरह से आ गया 10,
ठीक है, टोटल देख लेते हैं ना। और ये कौन सी है बेटा, हेट्रोजाइगस, और ये क्या है, होमोजाइगस। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलील्स ए एंड ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए हमारे पास आती है 26 और स्मॉल ए आ रही है बेटा 14। कितनी आ गई देखो, 2 4, ठीक है, 26 आ रही है कैपिटल ए। टोटल कितनी है बेटा 40। आप सिर्फ कैपिटल ए को काउंट करना, सिर्फ स्मॉल ए को काउंट करना, सिर्फ ए और ए को मतलब इनको काउंट करना है, स्मॉल ए और कैपिटल ए को। तो एक टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो है दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए का नंबर है 26 आउट ऑफ 40, राइट, और स्मॉल ए का नंबर है 14 आउट ऑफ 40। तो जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ए की, मतलब जब हम पी निकालेंगे तो पी कितना आ जाएगा बेटा, 26 अपॉन 40 कर दो, कितना आ गया 0.65। और फ्रीक्वेंसी ऑफ जब हम स्मॉल ए निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 14 अपॉन 40 दैट इज 0.35। तो जब इन दोनों को हम टोटल करेंगे पी प्लस क्यू करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीटल्स कितने हैं 20, जीनोटाइप से ए इज इक्वल टू 10, ए 6 और ए 4 है। देखो ध्यान से देखो फिर से एक बार, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बीटल्स के अंदर, बीटल्स की पॉपुलेशन के अंदर टोटल जो कैपिटल ए है उनका नंबर हमारे पास आया 26, ठीक है। टोटल नंबर कितना था 40 में से 26 कैसी थी, कैपिटल ए वाली थी, और स्मॉल ए वाली थी 14 अपॉन 40, 40 में से 14 का नंबर क्या था, स्मॉल ए वाली थी, राइट, ओके। जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, मतलब पी और क्यू जब हम निकालेंगे, जब हम पी और क्यू निकालेंगे तो इसका मतलब ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 0.65, और ये किसके बराबरली हमने क्यू के, दिस इज 0.35। तो अब इनका सम टोटल करके देखो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.65 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या हुआ है, अब ये प्रिंसिपल तो चलो हमें समझ में आ गया कि जस्ट ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम को, राइट। तो देखो इस जो बीटल की पॉपुलेशन, इसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। मतलब ये सारी बातें हम मान लेते हैं, बट साथ ही हार्डी-वनबर्ग ने ये बोल दिया कि कंडीशंस अप्लाई, कौन सी कंडीशंस अप्लाई, स्मॉल साइज होगा बेटा पॉपुलेशन का, जस्ट 20 नंबर ऑफ बीटल्स है, स्मॉल पॉपुलेशन है, ठीक है। इनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा, ओके, नहीं होगा कोई भी म्यूटेशन, और क्या होगा, कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इनके अंदर रैंडम मेटिंग होगी। देखो एक तो पॉपुलेशन कंडीशंस अप्लाई, लार्ज साइज्ड पॉपुलेशन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कोई भी म्यूटेशन नहीं होगी, कोई भी रैंडम मीटिंग नहीं होगी, मतलब yes it is applicable on the large sized population। चलो अब देखो, अब हमने क्या समझा, when the frequency measured it differs from the expected values, जितनी वैल्यूज हम एक्सपेक्टेड थी उससे डिफर की, द डिफरेंस और डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम, that is change of frequency of alleles in a population would then be interpreted as resulting in evolution, ठीक है, okay, wait for a second बेटा, वन सेकेंड वेट करेंगे बेटा, यस। तो हम बात करने वाले हैं 5 फैक्टर्स, कौन कौन से थे जिनके ऊपर तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा। एक तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, ये बातें हैं। इसके अलावा देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच विल इफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज म्यूटेशन हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा,
जीन माइग्रेशन मतलब कुछ जीन्स बाहर चले जाएं, कुछ अंदर आ जाएं। अभी हम डिटेल में समझेंगे, एक बार इनको जस्ट इसी सीक्वेंस में इनको लर्न कर लो। व्हाट आर द 5 फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द हार्डी-वैनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जीन माइग्रेशन क्या हुआ? माइग्रेट कर जाना, कुछ जीन का पॉपुलेशन से बाहर निकल जाना, कुछ जीन्स का पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर जाना। नंबर 2। नंबर 3 क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हमने सेल साइकिल के टाइम पे जब क्रॉसिंग ओवर के अंदर हमने पढ़ा है दैट होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, दैट कैन आल्सो इफेक्ट दिस इक्विलिब्रियम। देन हम बात करेंगे सडन बाय चांस कोई चेंज आ जाए जेनेटिक मटेरियल में, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद हाउ नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट। नाउ वी विल टॉक ऑन ऑल दिस 5 पॉइंट्स वन बाय वन। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाओ बेटा इधर। हाँ, 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration, gene migrate कर जाए, ठीक है, और क्या हो जाए? जीन फ्लो, मतलब जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो एक ही बात है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडन चेंज आ जाना, बाय चांस मतलब चांस इवेंट है। म्यूटेशन हो जाना, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओके, बड़े ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातें सारी। सबसे पहले देखो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आप समझ गए। म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ बेटा? देयर इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस इज म्यूटेशन आ गई। दूसरी बात मैंने आपको बोली, जीन का फ्लो हो गया। ये एक पॉपुलेशन ए है, ये मान लो बी है, यहां से कुछ जीन निकल के यहां आ गई, दैट इज एक बीटल यहां से दूसरे के अंदर माइग्रेट कर गई, मतलब दिस इज नोन है जीन फ्लो, अपने साथ अपने जीन्स भी ले गई। अच्छा, अब देखो चांस इवेंट क्या है। देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड बीटल्स, राइट। अब क्या हुआ, जैसा कि हमने हमारी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। एक एलिफेंट आता है ना, एलिफेंट अपने पैरों के तले इन सारे बीटल्स को कुचल देता है। दैट इज अ चांस इवेंट, ये ध्यान रखेंगे। एलिफेंट ऐसी कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया कि मैंने सारी बीटल्स को खत्म करना है। एक एलिफेंट आता है, एक स्टोरी बनी हुई है। तो एलिफेंट आता है और वो क्या करता है, इन बीटल्स के ऊपर अपना पैर रख देता है, सारी की सारी बीटल्स कुचल जाती है। कौन सी? ग्रीन कलर वाली। बचती कौन सी है? सिर्फ रेड वाली। तो इसकी वजह से सडन बाय चांस जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया कि अब जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ रेड वाली बीटल्स के पास है, दैट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है? देखो कि इस ट्री के ऊपर जब सब कुछ ग्रीन जो ग्रीन बीटल्स थी वो दैट वर ईटन बाय दिस, जो भी इंसेक्ट ने उनको खा लिया, मतलब जो भी इनको ट्री के ऊपर रहने वाले किसी भी जो इनका प्रेडेटर है उसने मान लो इनको किल कर दिया। तो अब कौन सी बच गई? रेड वाली बच गई। ठीक है, गलती से ग्रीन वाली हो गई। तो इस बैकग्राउंड के अंदर अपने प्रेडेटर को ये नजर आ रही थी ग्रीन वाली, जिसकी वजह से इनका नंबर किल हो गया, बट रेड वाली को क्या मिल गया? एडवांटेज मिल गया। तो ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन, जिसने इनको हेल्प की सर्वाइवल में, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से ऐसा कोई नो सर्वाइवल बेनिफिट, कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट बेटा नहीं मिला, नो सर्वाइवल बेनिफिट। तो हम इन सारे जो हमारे ये फैक्टर्स हैं इन सबको एक बार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला हम समझने जा रहे हैं जीन माइग्रेशन। ध्यान से सुनेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ये तो पूरा ये ग्रुप था बीटल्स का, एक बीटल का अचानक से मन किया, उसको यहाँ कोई रास्ता दिखा, खेलते खेलते घूमते घूमते वो यहाँ से इस जगह पर आ गई। ठीक है, this is gene migration in a very simple language, right? Okay, when the migration of a section of population to another place, बस दूसरी जगह पे चले गए, and population occur, gene frequency change in the original में भी चेंज आ गया, यहाँ से कम हो गई, यहाँ से क्या हो गया? लॉस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? गेन हो गया, right? As well as in the new population, new genes are added to the new population and these are lost from the old population. ठीक है, सिंपल, that was very simple। ये जगह थी एक, यहाँ से एक बीटल निकली, अपने साथ अपनी जीन्स ले गई,
ठीक है, यहाँ से हो गया लॉस इसके निकलने की वजह से, नई जगह पे जाके इसके ऐड होने की वजह से क्या हो गया, एडिशन ऑफ न्यू जीन्स। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, there would be a gene flow if this gene migration happens multiple time। और अगर ऐसा बार बार होता रहे, अगर ऐसा बार बार होता रहे तो क्या होता रहेगा, एक जगह से जीन्स कम हो जाएंगी, दूसरी जगह पे जीन्स ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ओके, इस एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पॉपुलेशन 1, दिस इज पॉपुलेशन 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एलील वेरिएंट 1 है, रेड 1, और ये है एलील वेरिएंट 2। तो ये मान लो इधर चले जा सकते हैं, ये वाले इधर आ सकते हैं। तो अगर ये मल्टीपल टाइम होता रहा, अगर ये मल्टीपल टाइम होता रहा तो हो सकता है इस जगह की जीन्स बिल्कुल अलग हो जाए, इसकी बिल्कुल अलग हो जाए, मतलब नई एक स्पीशीज बन जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो, पहले क्या था, बहुत सारे डियर्स इकट्ठे रहते थे, बहुत सारे डियर्स इकट्ठे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में आ गई बेटा किसी तरह से माउंटेन की रेंज आ गई। ठीक है, तो पहले तो इनके बीच में ऐसा था कि बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर है, कुछ इधर रहते थे कुछ इधर रहते थे, मतलब ये वाली है ईस्टर्न डियर की पॉपुलेशन, राइट, ये वाली कौन सी है, वेस्टर्न डियर की पॉपुलेशन थी। ठीक है, इनके बीच में पहले एक बहुत बड़ा बैरियर था इन द फॉर्म ऑफ रॉक, जिसकी वजह से वो ना इधर जा पाते थे ना इधर जा पाते थे। अब क्या हुआ, ड्यू टू एनी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से, मान लो यहाँ पे बीच में एक रास्ता निकाल दिया गया। अब जब ये रास्ता मिल गया तो जो ईस्टर्न वाले डियर थे, ये ब्राउन कलर वाले, ये खेलते खेलते घूमते घूमते इस तरफ आ गए। ठीक है, और ऐसे ही कुछ घूमते घूमते इधर आ गए। तो क्या हुआ, दिस इज जीन फ्लो, दिस इज जीन फ्लो। तो इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, अच्छा ये तो चलो आ गए, ठीक है, बट अगर ये जीन फ्लो, ये जो जीन का चेंज है, अगर बाय चांस हो जाए, देन इट इज, तब हम इसका नाम चेंज कर देंगे, हम नाम दे देंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम क्या नाम दे देंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, समटाइम्स change in allelic frequency is so different in the new sample of the population that they become a different species, or original drifted population becomes founder and the effect is called the founder effect। ठीक है, अभी हम फाउंडर इफेक्ट को समझेंगे। ठीक है, पिक्चर है आपके सामने, इस पिक्चर से भी थोड़ा सा बताती हूँ। अभी फिलहाल हमें क्या समझ में आया, जीन का माइग्रेशन हमने समझा, जीन का हमने फ्लो देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी, हमने देखा बाय चांस अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज आ जाए, जैसा कि हमने एलिफेंट वाला एग्जांपल समझा, तो जब बाय चांस जीन्स चेंज हो जाती हैं, दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो, अब एक रीजन और सोचो, पहले ये सब जो क्रोकोडाइल्स है ये एक इस एरिया के ऊपर रहते थे, और यहाँ पे एक जो ये आइलैंड था ये बिल्कुल वेकेंट था, खाली था, इसके ऊपर कोई नहीं रहता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसके ऊपर मान लो लाइफ आनी शुरू हुई या कोई रहने लग गए। तो अब क्या हुआ, इनमें से कुछ क्या करे, यहाँ चले गए। ठीक है, और अब ये बिल्कुल इनसे, इनके बीच में मतलब वाटर एक क्या आ गया, बैरियर आ गया, तो जिसकी वजह से ये अपनी जो साथियों से अलग हो गए और अपनी एक नई जगह पे जाके एक नई उन्होंने पूरी फाउंडेशन रख दी एक नई स्पीशीज की। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं दैट व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहली बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है बेटा सडन, अचानक से आएगा, रैंडम आएगा। ठीक है, और रैंडम चेंज आएगा जीन की फ्रीक्वेंसी में, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कभी भी मतलब आ सकता है ये। तो जिसकी वजह से एक एलील फिक्स हो जाती है और दूसरी का लॉस हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चांस इवेंट। आगे चलो, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको हमेशा कहाँ दिखेगा बेटा, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर दिखेगा। इट इज ऑलवेज विजिबल टू यू इन स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, इनका कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलेगा, हमने ऑलरेडी देखा है, बिकॉज इट्स अ चांस इवेंट। एलिफेंट आया और ग्रीन बीटल सारी मर गई, रेड वाली बच गई, तो रेड वालों की स्पीशीज सर्वाइव करेगी। हालांकि बेनिफिट रेड वालों को भी कोई सर्वाइवल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना ही ग्रीन वालों को मिल रहा था। ओके, इनकी कोई भी अडैप्टिव नेचर नहीं है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है, मान लो इसके ऊपर क्या है, ये है रेड कलर की बीटल्स। ठीक है, ये है बेटा ब्लू कलर की बीटल्स, ब्लू बीटल्स। ठीक है, रह रहे थे सब इकट्ठे रह रहे थे, कोई
मतलब ये नहीं था कि इनको कोई कुछ सर्वाइवल बेनिफिट, मान लो कोई बीटल्स ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर जितनी रेड विजिबल थी उतनी ही ग्रीन ब्लू भी विजिबल थी, दोनों को सर्वाइवल में कोई भी बेनिफिट नहीं था। फिर बाय चांस इवेंट हुआ, एक एलिफेंट आया, वही वाला सेम एग्जांपल समझा रही हूँ। एलिफेंट ने क्या किया, गलती से रेड वाली सारी बीटल्स को दबा दिया, कुचल दिया अपने पैरों के तले। तो जैसे ही रेड वाली बीटल कुचली गई तो कौन बच गई बेटा, ब्लू वाली। जब ब्लू वाली बच जाएंगी तो अब ब्लू वाली ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, ब्लू वाली बीटल्स ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो अब बढ़ तो गया, अब ये वाली स्पीशीज तो आ गई ब्लू वाली, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ कि ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर इनको कोई मतलब सर्वाइवल में बेनिफिट मिला। ये आज भी अपने प्रेडेटर्स को उतनी क्लियरली नजर आती हैं जितनी कि रेड वाली आती थी, ठीक है। अगर ग्रीन हो गया होता किसी भी वजह से तब हम मान सकते थे। तो ये हुआ बाय चांस, एक दिन एलिफेंट के आने की वजह से यहाँ पर जो रेड वाली बीटल्स थी वो सारी सारी खत्म हो गई, बच गई कौन, ब्लू वाली। तो दिस इज एक नई स्पीशीज इस जगह पे रहने लग गई, दैट इज ओनली ब्लू वाली स्पीशीज। तो इसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज बाय चांस। इसने कहीं भी सर्वाइवल के अंदर बेनिफिट नहीं पहुंचाया, कोई अडेप्टेशन में हेल्प नहीं की, जस्ट सिंपली एक नई स्पीशीज पुरानी के जाने की वजह से नई स्पीशीज का नंबर बढ़ गया, ठीक है। चलो ये हमने बात की जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बोटल नेक इफेक्ट से भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये नैरो माउथ की क्या है, बोटल है बेटा, देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर बहुत सारे पैबल्स भरे हुए हैं रंग बिरंगे, कुछ भी हो सकते हैं, कंचे वंचे टाइप है ना। जैसे ही मैं इस बोतल को उल्टा करूंगी, मतलब मेरे पास एक बोतल है, जैसे मैंने बोतल को टिल्ट किया, टिल्ट करने से क्या हुआ, कुछ पैबल्स बेटा बाहर आ गए, बाकी इसके अंदर ही रह गए, ठीक है। तो इट इज लाइक कि ये जो पैबल्स हैं अब ये बोतल से जो बाहर आ गए ड्यू टू एनी रीजन, अब ये क्या करेंगे, ये इस जगह पर अब इनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारे पेबल्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, मतलब ये एक मेंबर्स ऑफ सम स्पीशीज है, इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया, मेटिंग की, रैंडम मेटिंग की, जिसकी वजह से क्या बन गई, अब ये एक न्यू स्पीशीज बन गई, किसके ऊपर, एट आ न्यू प्लेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस नई जगह पर फाउंडेशन रखी एक नई स्पीशीज की, दैट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। तो बोटल नेक इफेक्ट के जरिए हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाउंडर इफेक्ट को, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या चीज है बेटा, एक सेकेंड यहां आओ, यस, हाँ। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है, सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन थी, चांस आइसोलेशन हो गई तो नई पॉपुलेशन बन गई, ये हमने क्या समझा था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बस एक वर्ड आप याद रखोगे, चांस, ठीक है। बाय चांस या आइसोलेट हो गए, पहले सब यहाँ पे जैसे रहते थे, बाय चांस अलग हो गए, अलग होने की वजह से अब इन्होंने इस लैंड के ऊपर क्या कर दिया, अपनी एक नई स्पीशीज की फाउंडेशन रख दी। तो इसी को हम फाउंडर इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर मतलब फाउंडेशन रखने वाले। हु इज द फाउंडर ऑफ योर स्कूल, जिसने इस स्कूल की नींव रखी थी, दैट इज द फाउंडेशन, ठीक है। तो इसी तरह से दिस इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। तो इस जगह पे नई स्पीशीज आने की नींव किसने रखी, इन कुछ ऑर्गेनिजम्स ने, ठीक है, जो गलती से बोतल में से बाहर आ गए, जो गलती से इस बोतल में से बाहर आ गए, गलती से इस बोतल में से बाहर आ गए, बोतल गलती से टिल्ट हुई और आके उन्होंने इस जगह के ऊपर फाउंडेशन रख दिया नई स्पीशीज का। दिस इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। चलो ये हमने देखा बेटा फाउंडर इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, यस, ऐसे जब हम माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे, दैट शोज द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन हुई। जब म्यूटेशंस हुई पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंज आया जेनेटिक मटेरियल में, तो दैट when selected will result in the observation of new phenotypes। जब उस म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म को मौका मिला नेचर के अंदर सिलेक्ट होने का, तब उसको क्या कहा गया, दैट इज डिफरेंट फिनोटाइप्स इमर्ज हुई, और फ्यू जनरेशन में थोड़ी सी फिनोटाइप से क्या बन गई, एक नई स्पीशीज बन गई। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक कॉमन एंसेस्टर है, ऐसे 4 पैरों वाले ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है।
इनके बीच में आई जेनेटिक वेरिएशन, इसके जेनेटिक वेरिएशंस आ गई, इसमें भी जेनेटिक वेरिएशंस है, इसमें भी जेनेटिक वेरिएशंस है और इसमें भी। ठीक है, अब जेनेटिक वेरिएशन आने की वजह से ये बन गया बेटा स्मॉल हाइट की कैट लाइक। ठीक है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आई तो थोड़ा सा ये बन गया लेपर्ड लाइक, इसमें और जेनेटिक वेरिएशंस आ गई तो ये बन गया लायन के जैसा, और ये कैसा बन गया हमारा चीता के जैसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक कॉमन एंसेस्टर, बीच में उनके म्यूटेशंस आती हैं, म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक मटेरियल में सडन कोई ना कोई चेंज आ जाता है। उस चेंज के आने की वजह से जब ये ऑर्गेनिज्म आगे जब ब्रीड करेगा तो उससे बनने वाले नई स्पीशीज बन गई दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये सारी के सारी क्या बन गए, कार्निवोरस एनिमल बन गए। ठीक है, तो लायन, कैट फैमिली, लेपर्ड, चीता जो हम बोलते हैं, पैंथेरा, जीनस पैंथेरा। ठीक है, चलो अब देखो दिस इज, अब क्या है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं, हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट को पढ़ा, अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है, डार्विन की थ्योरी अब हमें सभी को समझ में आ गई। नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस रीड एनसीईआरटी क्या कह रही है। इट इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस, वो वेरिएशंस जो आगे ले जाई जा सकती हैं, दैट इनेबल बेटर सर्वाइवल, जिन्होंने बेटर सर्वाइवल में हेल्प किया वो आगे इनहेरिट हो सकती हैं, और आगे इनहेरिट होने के बाद रिप्रोडक्शन इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव्स ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। एक ऑर्गेनिज्म चेंज आया, जिंदा रह गया, जिंदा रह के उसने अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ा के जो चेंज उसके अंदर आया था वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी पास हो गया, बहुत सिंपल सी भाषा में। अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अ बिलीव दैट variations due to mutations or variations due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in changed frequency of genes and alleles in future generation। अब किसी भी वजह से mutations आई, variations आई, ठीक है, due to mutation variation, चाहे वो recombination, गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जीन्स के अंदर नए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, चाहे उसकी वजह से आई हो, चाहे जीन के फ्लो करने की वजह से आई हो, चाहे चांस इवेंट हो, एवरीथिंग हैज रिजल्टेड, क्या रिजल्ट कर दिया, चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स, मतलब हार्डी वनबर्ग इक्विलिब्रियम डगमगा गया, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहा। इन सब फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशंस आ गई, म्यूटेशंस आने की वजह से जीन्स चेंज हो गई, तो जीन और उनके एलील की फ्रीक्वेंसी अब कांस्टेंट नहीं रही है। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास आगे हमें अब ये देखना है कि कपल टू इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, अब जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज बढ़ती गई, नेचुरल सिलेक्शन ऐसा लगने लग गया कि जैसे एक डिफरेंट पॉपुलेशन इमर्ज हुई। सिंपल नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचर ने फिट को सर्वाइवल के लिए जो फिट था उसको चूज किया, उस बंदे ने, उस पर्सन ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते नंबर बढ़ता गया क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज अच्छी थी, तो जिसकी वजह से अब वो ऑर्गेनिज्म ने जब इतने सारी अपनी प्रोजेनी बढ़ा ली तो वो एक क्या बन गई, कंप्लीट नई पॉपुलेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। तो देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो टॉल हाइट है, मीडियम हाइट है और ड्वार्फ हाइट है। ठीक है, अब नेचर अगर मीडियम को सिलेक्ट करती है, मीन एवरेज, मान लो इस तरफ है टॉल और इस तरफ है ड्वार्फ, बट नेचर ने अगर सिलेक्ट किया मीडियम हाइट वाले पर्सन्स को, तब क्या होगा, मेन कैरेक्टर वैल्यू, देन मतलब डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल। पहले इसको समझो। ठीक है, अगर नेचर मीन वैल्यू वाले को सिलेक्ट करती है तो इसको हम बोल देंगे, इस तरह का ग्राफ आएगा हमारे सामने। ठीक है, ओके, दैट इज क्या हुआ, मीन। देन
For example, phenotype favored by natural selection, medium-sized individuals are favored. Either of the mean character value favored, peripheral character value. अच्छा, अब ये देखो, ये इस तरफ हम traits एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरफ हम number of individuals with phenotype को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, हमने कैरेक्टर लिए टॉल, मीडियम और हाइट के. अगर मीडियम वाले सिलेक्ट होते हैं तो हमारे पास ये क्या आती है, सेंटर में इस तरह से हमारे पास ग्राफ आता है. ठीक है, अगर ड्वार्फ वाले ज्यादा सिलेक्ट होते हैं तो ये जो पीक है, जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, थोड़ी साइड में वन साइडेड शिफ्ट कर जाएगी. ठीक है, और अगर इस तरह से ये आता है तो अगर टॉल भी सिलेक्ट हुए, ड्वार्फ भी सिलेक्ट हुए और मीडियम वाले नहीं सिलेक्ट हुए तो हमारे पास आएंगे दो पीक्स. ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इनको क्या करेंगे, एक इस तरफ पीक मिलेगी, एक इस तरफ पीक मिलेगी. दैट मीन्स दैट डायरेक्शनल चेंज, देयर विल बी द स्टेबलाइजेशन. पहले केस क्या है बेटा, स्टेबलाइजेशन. नेचुरल सिलेक्शन कैसा हो सकता है, दैट इज स्टेबलाइजिंग. अगर मीडियम हाइट वाले बंदे चूज कर रही है नेचर. ठीक है, ओके. That means more individuals acquire mean character. mean होता है मतलब बीच वाला जो कैरेक्टर चूज है, that is stabilization. Okay. अगर more individuals acquire करते हैं value other than mean character value or disruption, that means more individuals acquire peripheral character value at both the ends of the distribution curve. ठीक है, तो हमने ये देखा, पहला स्टेबलाइजेशन, दूसरा डायरेक्शनल और तीसरा हमारे पास है डिसरप्टिव. नेचुरल सिलेक्शन. तो देखो, नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात कर रहे थे, चलो यहीं पे बनाते हैं. नेचुरल सिलेक्शन कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, नंबर वन, इट इज डायरेक्शनल. अगर नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है, अगर नेचर सिलेक्ट कर रही है मीडियम हाइट वाले लोगों को, तो हमारा जो ग्राफ है वो समवट कुछ ऐसा सा बनता है, मतलब मीन वैल्यू आएगी. ठीक है, दिस इज स्टेबलाइजेशन. पहला लिखो स्टेबलाइजेशन. ओके, दूसरा हम कर रहे हैं डायरेक्शनल. इस तरफ हम क्या लिख रहे हैं, ट्रेट. यहां हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप. ओके, अब मैंने जो ग्राफ बनाया है, दैट इज, सपोज मैंने ऐसे बनाया और इसके अंदर जो पीक है वो थोड़ी सी वन साइड पे शिफ्ट कर गई. ठीक है, इस तरफ हमने क्या रखे, ट्रेट, और यहां हमने क्या रखा, नंबर ऑफ फिनोटाइप. तो ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस हैज शिफ्टेड टू स्लाइटली दिस साइड. एक डायरेक्शन पे इस तरफ क्या थे बेटा, ड्वार्फ, इस तरफ क्या थे, टॉल. ठीक है, और यहां हमारे पास ये, अगर ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, नेचर ने किसको सिलेक्ट किया था, मीडियम वालों को. ठीक है, दैट वाज स्टेबलाइजेशन. अब ज्यादा टेंडेंसी बढ़ रही है ड्वार्फ वालों को सिलेक्ट करने की, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, दैट इज डायरेक्शनल. तीसरा हमारे पास आता है बेटा डिसरप्टिव. डिसरप्टिव के अंदर देखो क्या होगा. डिसरप्टिव के अंदर अगर मान लो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो पीक्स आएंगी. एक पीक इधर आई, फिर मीडियम वालों को छोड़ दिया, ड्वार्फ वालों को चूज कर लिया. ठीक है, दिस पीक एंड दिस पीक. ये क्या है, इस तरफ हमारे ट्रेट है, ये टॉल वाली ट्रेट है, ये ड्वार्फ वाली है, तो मीडियम वाली बेचारी नीचे बैठ गई. ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, दिस इज नंबर 3, दैट इज डिसरप्टिव. दिस इज नंबर 2, दैट इज डायरेक्शनल. दिस इज नंबर 1, दैट इज स्टेबलाइजेशन. ठीक है, तो ये है बेटा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किस तरह से सिलेक्ट करती है. राइट, ओके. अब आओ क्वेश्चन आंसर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द हार्डी-वार्म इक्विलिब्रियम एज वेल एज हमने मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन देखा, नेचुरल सिलेक्शन की हमने टाइप्स देखी. ठीक है, चलो. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल ड्यू टू
जब वेरिएशंस कैसी आएंगी, फेवरेबल आएंगी, व्हेन फेवरेबल वेरिएशंस हैज अकर्ड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ह्यूगो डे व्रिज, दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डे व्रिज। ओके, आगे आ जाओ। Select the false statement from the following. Darwinian variations are small and directional. Okay. Saltation is a single R step mutation. Branching, descent, natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. Right. Mutation is random and it's not progressive. Sudden change आता है, तो आंसर false हो गया हमारा D. Okay. Next आओ। नेचुरल सिलेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप? नेचुरल सिलेक्शन हमने देखा स्टेबलाइजिंग भी हो सकती है, डिस्ट्रप्टिव भी हो सकती है, डायरेक्शनल भी हो सकती है, मतलब एनी ऑफ दीज इट कैन बी। देन when a given population is in genetic equilibrium, that means gene pool constant है, ठीक है। allelic frequency population के अंदर constant है from generation to generation, yes। sum of total of all the allelic frequency is 1, yes। all of the above is the answer। So with this we have completed with another important topic of this chapter, that is Hardy-Weinberg equilibrium, और साथ ही साथ हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द DPP, और कोई भी अगर डाउट होंगे तो आप अपने डाउट हमें टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।